अगर तुमने साउंड क्लाउड रैप के बारे में सुना है तो तुम्हें पता होगा कि 2010 से लेकर 2018 का टाइम गोल्डन ईयर्स था। और जिन आर्टिस्ट को आज की डेट में सबसे ज्यादा सुना जाता है जैसे लिल पीप, जूस वर्ल्ड, ट्रिपी रेड और स्की मैस्क द स्लम्प गॉड, ये सब लोग गोल्डन ईयर्स में ही ब्लो अप हुए थे। एक रैपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना, जिसमें उसके म्यूजिक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और दूसरी चीज कि वो आर्टिस्ट रियल लाइफ में कैसा है। फॉर एग्जांपल कि कोई आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग म्यूजिक बनाता है, लेकिन अगर वो रियल लाइफ में बिल्कुल उसका उल्टा है तो लोग शायद उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट उसे कैंसिल कर देंगे, ये बोल के कि वो आर्टिस्ट एक फेक पर्सोना कैरी करता है। लेकिन अगर एक आर्टिस्ट ये क्रैक कर ले कि कैसे वो खुद डिप्रेस्ड होकर दूसरे डिप्रेस्ड लोगों की हेल्प कर सकता है तो उसको उसके करियर में काफी सपोर्ट मिलेगा। और तो और वो इसके साथ साथ एक कल्ट फैन बेस भी बिल्ड कर पाएगा जो उसकी वर्शिप करने लगेंगे। और फिर उसकी ऑडियंस एक पिलर का काम करेगी जो कि हर सिचुएशन में उसको सपोर्ट करेंगे। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आर्टिस्ट रियल लाइफ में कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा, या फिर उसने पास्ट में क्या काम करे थे। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जो कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस पूरी तरह से बदल देगा। इनफैक्ट वो तुम्हें ये भी सिखा देगा कि कैसे खराब से खराब मेंटल स्टेट में भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है। एंड दिस इज द इनसाइड ऑफ डिस्टर्बिंग मेंटल हेल्थ, क्रिमिनलाइज्ड थॉट प्रोसेस एंड हाईली इंटेलिजेंट माइंड ऑफ जासे डुएन रिकार्डो ओनफ्रॉय एके XXX Tentación. ये साल था 1998 और जगह थी यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे एक 17 साल की टीनेजर थी जिनका नाम था क्लियोपैट्रा। और उस टाइम पे वो जॉब करती थी एक स्ट्रिपर की। और इसके कुछ टाइम बाद ही 1998 में इनका एक किड बॉर्न हुआ। उस टाइम पे क्लियो तो एक स्ट्रिपर की जॉब करती थी और उनके हस्बैंड एक शेडी बिजनेस करते थे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जिसके बाद इनका जो चाइल्ड बॉर्न हुआ था उसका नाम इन लोगों ने रखा जासे, जो कि एक बॉब मार्ले के सॉन्ग से इंस्पायर्ड होकर रखा था जिसका नाम है सो जासे, जिसका मतलब होता है गॉड सेड। अब क्योंकि उस वक्त पे क्लियो की एज सिर्फ 17 साल थी, इसलिए उनके सामने काफी सारे चैलेंजेस थे, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज था जासे की परवरिश करना। और दूसरी बात कि उनके हस्बैंड के और भी अफेयर्स चल रहे थे, जिस वजह से झांसे की पूरी कस्टडी उसकी मॉम को मिली। अब एक न्यू बॉर्न बेबी को दुनिया भर की केयर की जरूरत होती है, लेकिन क्लियो उसमें से कुछ नहीं कर पाती थी। और उसके पीछे का रीजन ये था कि झांसे को बड़ा करने के लिए उनको पैसे चाहिए थे, और अगर वो काम नहीं करेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, जिस वजह से वो झांसे को उतनी अटेंशन नहीं दे पाती थी जितनी वो डिजर्व करता था। और इसी वजह से झांसे या तो ज्यादातर बेबी सिटर के पास रहता था या फिर डे केयर में रहता था। और उसके खुद के पेरेंट्स उसकी ना के बराबर परवरिश कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उसके डैड वीकेंड्स पे उससे मिलने आ जाते थे ताकि झांसे को ऐसा ना लगे कि उसके डैड है ही नहीं। लेकिन इसके बाद जैसे तैसे करके झांसे की स्कूलिंग स्टार्ट हुई, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही एकेडमिक्स में काफी वीक था और वो स्कूल बस एंजॉय करने के लिए जाता था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस टाइम पे उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में काफी चेंजेस हो रहे थे। और तुमने ये भी सुना होगा कि फॉरेन स्कूल्स में ज्यादातर बुलिंग होती है, जो कि जनरली कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। एंड झांसे के स्कूलिंग के टाइम पे भी क्लियो उसको ना के बराबर अटेंशन देती थी, जिस वजह से झांसे ने अपने स्कूल में ही कंफर्ट जोन ढूंढना शुरू करा। लेकिन यही कंफर्ट जोन आगे चल के उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि झांसे अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उन बच्चों से लड़ता था जो दूसरे बच्चों को बुली करते थे। और ऐसा करने के पीछे झांसे का दूसरा रीजन ये था कि जब भी वो किसी फाइट में इन्वॉल्व होता था तो क्लियो अपने सारे काम छोड़ के पहले उस पर ध्यान देती थी, जिस वजह से झांसे ने ये बात समझ ली थी कि अगर वो जब भी फाइट में इन्वॉल्व होगा तो उसकी मॉम उसके ऊपर अटेंशन देंगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही झांसे के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि स्कूल वालों ने उसको स्कूल से ही निकाल दिया, क्योंकि वो हर दिन किसी न किसी स्टूडेंट से फाइट करता रहता था। इसके बाद साल 2004 आया जब झांसे 6 साल का था, जहाँ पे एक दिन क्लियो अपने एक फ्रेंड को अपने साथ घर पे लेके आई और उस वक्त झांसे भी घर पे था। लेकिन थोड़ी देर बाद क्लियो की अपने उस फ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट होने लगी और देखते ही देखते वो आर्ग्यूमेंट फाइट में बदल गई, जहाँ पे वो बंदा झांसे के सामने उसकी मॉम को मारने लगा। और जैसे ये चीज झांसे ने देखी तो उसने उस बंदे को स्टैप कर दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे, अपनी मॉम को बचाने के लिए। अब एक तो पहले ही झांसे रोज स्कूल में झगड़ा करता था और उसने 6 साल की उम्र में किसी को स्टैप कर दिया था, जिस वजह से क्लियो को लगा कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिस वजह से क्लियो ने झांसे को उठा के यूथ प्रोग्राम में डाल दिया। यूथ प्रोग्राम को तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरह से हॉस्टल होता है, जहाँ पे बच्चों की नीड्स को फुलफिल किया जाता है और उन्हें मैनर्स सिखाए जाते हैं ताकि वो लाइफ में आगे चल के कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन यहाँ पे भी पर्टिकुलरली झांसे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो एक वाइल्ड किड था जिसे हमेशा जिंदगी में थ्रिल चाहिए था, जिस वजह से वहाँ पे झांसे ना तो खुद पढ़ाई करता था और ना ही दूसरे बच्चों को पढ़ने देता था, जिस वजह से कुछ टाइम बाद झांसे को यूथ प्रोग्राम से भी निकाल दिया। और वहाँ से निकलने के बाद झांसे को एक नए स्कूल में डाला। लेकिन इसके बाद भी कुछ टाइम तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और बार बार झांसे को स्कूल से सस्पेंड कर देते थे। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हुई जब झांसे एक दिन स्कूल से वापस आया और उसने बालकनी में अपने अंकल की लाश लटकी हुई देखी, जिन्होंने खुदकुशी
कर ली थी क्योंकि उन्हें डिप्रेशन था। अब पहली बात तो झांसे के अंकल उसके काफी क्लोज थे और दूसरी बात झांसे पहला वो पर्सन था जिसने उनकी लाश को डिस्कवर करा था। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे काफी कम एज में काफी हॉरिफाइंग चीजें देख लेते हैं। तो झांसे के केस में पर्टिकुलरली बात ये थी कि झांसे इस टाइम पे काफी वायलेंट था और सेकंड चीज की उसकी पेरेंटिंग भी कोई नहीं कर रहा था। आई मीन उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ झांसे के बचपन से ही कुछ दोस्त भी थे, लेकिन झांसे उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय लड़ाई झगड़े में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। लेकिन झांसे के अंकल की खुदकुशी करना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद एक अननोन पर्सन ने झांसे को सेक्सुअली असॉल्ट भी करा था और ना सिर्फ इतना बल्कि झांसे ने अपनी आंखों के आगे रेप और फिजिकल टॉर्चर होते हुए भी देखे थे। और ये सब उसके साथ जब हो रहा था जब वो 6 साल का था। और ये जो फिजिकल टॉर्चर वाली बात है ये खुद झांसे की मॉम के साथ होता था, वो भी झांसे के आगे, क्योंकि उसके डैड उसकी मॉम को मारते थे। लेकिन उसकी मॉम ने कभी इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आती थी वहाँ पे ये सब चीजें नॉर्मल थी, मतलब अपनी वाइफ को मारना। अब झांसे के डैड उसकी मॉम को तो रेगुलरली मारते ही थे, लेकिन साथ ही साथ झांसे को भी मारते थे। लेकिन उसके डैड को ये नहीं पता था कि आगे चल के झांसे को इन सब चीजों से काफी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि इस वक्त तक झांसे ने खुद के अंदर सेल्फ हेट्रेड डेवलप करना शुरू कर दिया था। मतलब वो खुद से ही नफरत करने लगा था और उसके मन में खुद को लेके नफरत इसलिए थी कि वो अपनी मॉम के लिए कुछ कर क्यों नहीं पाता। जिसके बाद क्लियो ने झांसे का वायलेंट बिहेवियर देखा और सोचा कि अगर वो किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रहेगा तो शायद वो बदल जाए, जिसकी वजह से क्लियो ने डिसाइड करा कि झांसे को वो उसके ग्रैंडमदर के घर भेज देंगे। क्योंकि पहली बात तो झांसे उनके लिए मुसीबत था और दूसरी बात उनके एरिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिससे झांसे को निकाला ना गया हो। आई मीन उसके झगड़े करने की वजह से उसको हर स्कूल से निकाल देते थे। अब जैसे ही झांसे अपने ग्रैंडमदर के घर में शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे चीजें काफी बदल गईं, क्योंकि पहले जहाँ पे झांसे एक लोनली चाइल्ड था और सबसे झगड़ा करता रहता था, वहीं पे अब वो काफी बदल गया था और वो ज्यादातर खुश रहने के लिए वीडियो गेम्स खेलता था और इंटरनेट सर्फ करता था। और उसकी ग्रैंडमदर जब भी बाहर जाती थी तो वो उसको घर में बंद करके चली जाती थी ताकि झांसे घर से बाहर जाके दूसरों से लड़ने ना लगे। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही 2008 में झांसे के डैड के ऊपर मल्टीपल लीगल चार्जेस लगे, जिस वजह से उन्हें एरिजोना जेल में डाल दिया, जहां पे उनको 9 साल के लिए जेल हुई थी। ऑन दी अदर हैंड झांसे इस वक्त पे काफी ठीक था, क्योंकि पहले उसका कंफर्ट जोन था लड़ाई झगड़ा करना और अब वो ज्यादातर घर में रहता था। और इस वक्त पे झांसे ने डिस्कवर करा म्यूजिक को और वो ज्यादातर म्यूजिक सुनने लगा। और झांसे जनरली सुनता था हैवी मेटल, ईमो और रॉक म्यूजिक। और जब उसकी ग्रैंडमदर ने देखा कि झांसे को म्यूजिक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो उन्होंने उसे सजेस्ट करा कि उसे चर्च क्वायर में जाना चाहिए, जहाँ पे जनरली बच्चे एक साथ खड़े होकर गाने गाते हैं। जिस वजह से झांसे को भी आइडिया ठीक लगा और वो चर्च क्वायर में जाने लगा। लेकिन वहाँ पे एक स्टूडेंट ने एक दिन झांसे को टच कर दिया, जिसे देख के वो काफी गुस्सा हो गया और झांसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने वहीं पे उसे मारना शुरू कर दिया। और वहाँ पे झांसे उसे हाथ से नहीं मार रहा था बल्कि ड्रम स्टिक से मार रहा था, जिस वजह से चर्च क्वायर वालों ने झांसे को वहाँ से भी निकाल दिया। लेकिन ये सब होने के बाद भी झांसे की फैमिली को उससे उम्मीदें थी कि वो शायद एकेडमिक्स में कुछ कर सकता है, जिस वजह से उन लोगों ने परेशान होकर उसे मार्गरेट मिडिल स्कूल में डाल दिया। लेकिन वहाँ पे भी उन्हें सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे भी झांसे हर दिन झगड़ा करता था, जिस वजह से कुछ टाइम बाद उसे वहाँ से भी किक्ड आउट कर दिया। जिसके बाद क्लियो ने परेशान होकर फाइनली झांसे को शेरियन हाउस फैमिली मिनिस्ट्रीज के पास भेजा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वहाँ पे जाके झांसे कुछ नया सीख सके। और वहाँ पे जाके झांसे ने गिटार, पियानो और ड्रम बजाना सीखा। पर इस वक्त पे साल 2012 शुरू हो गया था और झांसे 14 साल का हो चुका था। लेकिन इतनी कम एज में भी झांसे इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि वो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था, क्योंकि वो अपने पास्ट के ट्रॉमा को एस्केप ही नहीं कर पा रहा था। जिस वजह से झांसे ने डिसाइड करा कि अब वो म्यूजिक बनाएगा। लेकिन इससे पहले झांसे म्यूजिक बनाता, उसकी हरकतों ने उसे जेल में डलवा दिया, जहाँ पे पहली बार झांसे के ऊपर चार्जेस लगे पोजेशन ऑफ मैरुआना के, क्योंकि उसके पास 21 ग्राम मैरुआना मिला था। और इस क्राइम की वजह से झांसे को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन 1 महीने बाद जैसे ही झांसे जेल से बाहर आया तो वो एक बार फिर जेल में चला गया। और इस बार उसका क्राइम ये था कि उसको म्यूजिक बनाना था, जिसकी वजह से वो लैपटॉप चोरी करने के लिए घर में चला गया था, जिस वजह से पुलिस वालों ने उसको उठा के एक बार फिर जेल में डाल दिया। और इस बार झांसे के ऊपर चार्जेस लगे होम इन्वेजन के। और झांसे को जिस जेल में रखा था वो जेल थी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर। लेकिन इस बार जेल के अंदर झांसे के साथ अच्छी चीज ये हुई कि वहाँ पे वो एक बंदे से मिला, जिस बंदे का नाम था स्की मास्क द स्लम्प गॉड। अब झांसे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से किसी के साथ खुल के बात नहीं कर पाता था। लेकिन जब वो स्की से मिला तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। जहाँ पे झांसे को होम इन्वेजन के लिए जेल में डाला था, वहीं पे स्की को इसलिए जेल में डाला था क्योंकि वो लोगों को लीन के नाम पे कफ सिरप बेचता था। आई मीन सीरियसली, लीन के नाम पे खांसी की दवाई। इसके बाद इन दोनों ने जब साथ में जेल में टाइम स्पेंड करना शुरू करा तो इन्हें पता चला कि ये दोनों ही रैपर बनना चाहते हैं, जिस वजह से इन्हें जेल में जब भी टाइम मिलता था तो ये दोनों साथ में फ्री स्टाइल करने लगते थे, ताकि इन दोनों की रैपिंग स्किल्स डेवलप हो सके। और इसके साथ साथ झांसे जेल जाके काफी खुश भी था, क्योंकि उसे वहाँ पे समझ आया कि लाइफ उससे काफी ज्यादा बड़ी है जितनी वो सोचता है।
और अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे झांसे ओनफ्रे को यहीं पे रोकना होगा। जिस वजह से यहीं से शुरुआत हुई इस डॉक्यूमेंट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, जिसका नाम है XXX टेंटासियोन। क्योंकि जो झांसे ओनफ्रे था उसकी लाइफ बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस थी, लेकिन जो XXX टेंटासियोन था वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड था और वो क्राइम से ज्यादा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता था। और हाँ, ये जो तुम इंटरनेट पे XXX टेंटासियोन देखते हो, ये झांसे का बनाया हुआ एक कैरेक्टर है। क्योंकि XXX टेंटासियोन ने खुद बताया था कि जो झांसे था वो लोगों से कम्युनिकेट करने में काफी डरता था, इसलिए उसने अपने पुराने वर्जन झांसे ओनफ्रे को मार के एक्स को डेवलप किया। और ये जो XXX टेंटासियोन है ये एक आर्टिस्ट था और यहाँ से शुरू हुआ एक्स का मिशन, जो कि था हर उस इंसान को अपनी तरफ हेरोइन की तरह एडिक्ट करना जो कि मेंटली टॉर्चर है या फिर मेंटली किसी तरह का स्ट्रगल कर रहा है, और उन्हें उनकी जिंदगी में एक नई होप देना जिससे उनको ये समझ आ सके कि वो लोग जिंदगी में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये बात खुद XXX टेंटासियोन ने अपने इंटरव्यू में बोली थी कि पहले तो वो शुरुआत करेगा नेगेटिव इन्फ्लुएंस से। मतलब XXX टेंटासियोन अपने म्यूजिक के थ्रू लाइफ के हर उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेगा जो लोगों को पेन देता है, और उसके बाद आगे चल के वो इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में बदल देगा। और ये था XXX टेंटासियोन का मिशन। अब XXX टेंटासियोन को अपना मिशन शुरू करने के लिए सबसे पहले गाने बनाने थे, लेकिन ना ही तो उसके पास कोई उस टाइम पे सेटअप था और ना ही कोई लैपटॉप या फिर माइक्रोफोन जिससे वो एटलीस्ट कम से कम अपने होम स्टूडियो से काम कर सके। इसलिए एक्स ने अपने गाने फोन के वॉइस मेमो पे बनाने शुरू करे। वो उन गानों को रिकॉर्ड तो करता था लेकिन कभी उनको रिलीज नहीं करा, और इस वक्त पे जो उसने थोड़े बहुत गाने बनाए थे वो जनरली उसने बस अपने दोस्तों को सुनाए थे और किसी को सुनाए भी नहीं थे। और उनमें से कुछ गानों के नाम है ग्लिम्स, बैड डे और अबव ऑल। पर अब ये गाने तुम्हें इंटरनेट पे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये गाने कभी ऑफिशियली रिलीज हुए ही नहीं। लेकिन एक्स के एक क्लोज फ्रेंड के अकॉर्डिंग इन गानों में जहाँ से अपने उन इंसिडेंट्स के बारे में बात करता था जो उसने अभी तक लाइफ में देखे थे, मतलब अपने पास्ट के बारे में। और इस वक्त तक एक्स ने पाइपर हाई स्कूल जाना शुरू कर दिया था, मतलब वो स्कूल में हर रोज WWE फाइट करता था और खाली टाइम में गाने बनाता था। अब एक्स के दोस्तों ने उसके गानों को देख के उस टाइम के हिसाब से उसको सजेस्ट करा कि उसको साउंड क्लाउड पे अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस साउंड क्लाउड को ही मिलती थी। जिस वजह से एक्स एक दिन अपने कुछ दोस्तों को लेके अपने एक दोस्त बैंकूप के घर पे गया, जहाँ पे उन लोगों ने मिलकर उसके लिए साउंड क्लाउड अकाउंट बनाया। और सिर्फ साउंड क्लाउड अकाउंट को देख के सब एक्स के लिए इतने खुश थे कि वो लोग उसके लिए तालियां भी बजा रहे थे। तो तुम समझ सकते हो कि उस टाइम पे साउंड क्लाउड की इंपॉर्टेंस कितनी रही होगी। और 14 जून 2013 को जब एक्स को म्यूजिक बनाते हुए 1 साल हो गया था, उस दिन जाके उसने साउंड क्लाउड के ऊपर अपना पहला सॉन्ग अपलोड करा जिसका नाम था न्यूज, और ये सॉन्ग भी फोन पे ही रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद एक्स रेगुलरली म्यूजिक बनाने लगा और उसने पाइपर हाई स्कूल भी जाना शुरू कर दिया था। और इसका जो सॉन्ग है स्लम्प्ड विप वो तो स्कूल के लंच टेबल पे रिकॉर्ड हुआ था। और दूसरी बात जो एक्स का सॉन्ग है गैंग साइफर वो रिकॉर्ड हुआ था पाइपर हाई स्कूल के ग्राउंड में। जैसा कि तुम इस फोटो में देख सकते हो, ये उसी वक्त ली थी जिस टाइम पे वो गाना बना था, जहाँ पे एक्स अपने दोस्तों के साथ माइक और लैपटॉप लेके बैठा है। ये फोटो उसी वक्त की है। और जो झांसे ओनफ्रे की अब तक की जिंदगी थी उसे XXX टेंटासियोन ने मिसफिस्ट बोल के डिस्क्राइब करा था, जिसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर और एटीट्यूड दूसरों से ना मिलता हो। क्योंकि झांसे ओनफ्रे हमेशा ही डिप्रेस्ड रहता था, और इसी वक्त एक्स की मॉम को ये पता चला कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी उसकी मॉम चाहती थी कि अगर उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है भी तो वो लोग उसकी ऑफिशियली हेल्प करेंगे, उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाके, ना कि वो उसको सेल्फ मेडिकेट करने देंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ क्लियो को ये भी पता चला कि एक्स ने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया है, और इस बात से सबसे ज्यादा खुश वही थी। और उन्होंने एक्स से प्रॉमिस करा कि अगर वो ऐसे ही चलता रहेगा तो वो वीकेंड्स पे उसको स्टूडियो लेके जाएंगी ताकि वो अपने म्यूजिक करियर में ग्रो हो सके। जिसके बाद 6 मार्च 2014 को एक्स ने अपनी ऑफिशियल मिक्स टेप रिलीज करी जिसका नाम था XXX, जिसके अंदर 10 से 11 गाने थे इंक्लूडिंग वाई सिटी, मॉली फ्री स्टाइल और न्यूज फ्लॉग। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही ज्यादातर गाने ऑनलाइन डिलीट हो गए थे और जो गाना बचा था उसका नाम था वाई सिटी, जिस वजह से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि एक्स का पहला गाना वाई सिटी था। और अगर तुम इस प्रोजेक्ट को सुनोगे तो इसके स्टार्टिंग के जो गाने हैं जैसे वाई सिटी, मॉली फ्री स्टाइल और न्यूज फ्लॉग, तो इन गानों को सुन के तुम्हें झांसे के इवल थॉट्स का आइडिया वैसे ही लग जाएगा। इन गानों की प्रोडक्शन क्वालिटी कुछ खास नहीं है और लिरिक्स में एक्स किसी पर्टिकुलर स्टोरी की जगह अपने इवल थॉट्स को सामने रखता है। अगर तुम्हें कभी रात में नींद ना आए तब तुम ये गाने जरूर सुनना, तो तुम्हें एक्स के इवल थॉट्स के बारे में पता चलेगा। और इस वक्त तक एक्स को पाइपर हाई स्कूल से भी निकाल दिया था, एंड अगेन रीजन वही था, उसका फाइट करना। और एक्स का स्कूल छोड़ने के पीछे रीजन ये भी था कि वो या तो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था या फिर UFC फाइटर, और अगर इनमें से कुछ नहीं तो फिर एक रैपर। और इनमें से किसी भी करियर में डिग्री की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था। अब क्योंकि एक्स को एक दोस्त मिल गया था जो कि था स्की, और स्की पहला वो पर्सन था जिससे एक्स ने अपने थॉट्स शेयर करे थे। और उसने स्की से बोला कि अब उसको नॉर्मली कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो ज्यादातर डीमोटिवेटेड रहता है। इसके अलावा जो एक्स के घर में रूल्स बने हुए थे उनकी वजह से उसने अपना घर भी छोड़ दिया था, और वो ज्यादातर या तो स्की के साथ कार में सोना पसंद करता था या फिर नाइट आउट करना पसंद करता था। क्योंकि इस वक्त तक एक्स खुद के ही ब्रेन के बनाए हुए ट्रैप में फंस चुका था। मानो वो जिंदगी के एक ऐसे ट्रैक पे चल रहा था जहाँ पे वो कितना ही धीरे चल ले या फिर कितना ही तेज, वो रहेगा एक ही जगह
जगह पे। आई मीन वो जिंदगी प्रेजेंट में नहीं जी रहा था, वो पास्ट में जी रहा था। और ये एक्स की जिंदगी का सबसे डार्केस्ट टाइम था। और इसी डार्क टाइम में उसकी जिंदगी में एक ऐसा पर्सन आया जिसने हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में एक मार्क छोड़ दिया। और इस पर्सन का नाम था जिनेवा अयाला। इस वक्त पे जिनेवा एक होमलेस टीनेजर थी जिसे खुद नहीं पता था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसके साथ ही साथ उसकी भी मेंटल हेल्थ बिल्कुल एक्स के जैसी ही थी। और उसका रियल लाइफ में कोई दोस्त भी नहीं था, जिस वजह से वो इंटरनेट पे दोस्त बनाने के लिए निकली। और इसी कोशिश में वो मिली एक्स से, और ये दोनों ऑनलाइन ही मिले थे। लेकिन इसके बाद जब ये दोनों रियल लाइफ में मिले तो एक्स ने देखा कि जिनेवा ने अपनी थाई के ऊपर कट लगा रखे हैं और वहां पे लिखा हुआ है अलोन। ये देखने के बाद एक्स ने जिनेवा से पूछा कि उसने अपनी थाई के ऊपर कट क्यों लगाए हैं, जिस पर जिनेवा ने बोला क्योंकि मुझे अकेला फील होता है। अब क्योंकि एक्स की भी सेम कंडीशन थी और जिनेवा अकेला फील ना करे, इसलिए उसने भी अपने हाथ के ऊपर काट के अलोन लिख लिया था। और फिर उसने जिनेवा से बोला कि अब तुम्हें जब भी अकेला फील हो तो तुम मेरे बारे में सोचना, क्योंकि मैं भी उन्हीं चीजों से सफर कर रहा हूँ जिनसे तुम कर रही हो। और इस इंसिडेंट के बाद ये दोनों आपस में फ्रेंड्स बन गए। लेकिन उस टाइम पे ये दोनों बस दोस्त थे, कोई रिलेशनशिप में नहीं थे। इसके बाद समहाउ एक्स ने अपनी आइस होटल ईपी रिलीज करी, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी पहले से काफी बेहतर थी। और इससे पहले जो उसके सॉन्ग्स रिलीज हुए थे उनमें स्की भी फीचर था। वैसे तो इस ईपी के लिरिक्स का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर तुम्हें मम्बल रैप पसंद है तो तुम जरूर सुनना। इसके अलावा इस ईपी में एक सॉन्ग था जिसका नाम था एफ वॉल्यूम 2, जो कि एक डिस्ट्रैक्ट था एक्स के पुराने दोस्त योरा स्पाउस के लिए। इसके बाद भी एक्स ने अपनी म्यूजिकल जर्नी कंटिन्यू रखी और 2014 के नवंबर मंथ में उसने द फॉल ईपी रिलीज करी, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी अगेन काफी अच्छी थी। और अगर तुम्हें सैड म्यूजिक पसंद है देन गो फॉर इट, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए ही है। लेकिन इस वक्त पे एक्स के ज्यादातर गाने ऑडियो में रिलीज हो रहे थे, और अगर तुम उसकी डिस्कोग्राफी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके ज्यादातर गाने ऑडियो में ही हैं। और उसके पीछे का रीजन ये था कि एक्स को कैमरा फेस करना पसंद नहीं था। इसके अलावा इस ईपी के अंदर जो सॉन्ग है घोस्ट, उसको बनाने से पहले एक्स ने इंस्टाग्राम पे बोन्स को मैसेज करा था। अगर तुम बोन्स के बारे में नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो अंडरग्राउंड लेजेंड है, जिसका सिर्फ मैं नहीं बल्कि खुद एक्स भी फैन था। एक्स ने बोन्स को इसलिए टेक्स्ट किया था क्योंकि उसको उसके गाने का सैंपल चाहिए था, और उस कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन बाद में पता चला कि एक्स ने गलती से किसी और पर्सन को मैसेज कर दिया था, और उस वक्त पे उस बंदे को पता भी नहीं था कि एक्स कौन है। जिसके बाद खुद एक्स ने उसे बताया कि वो एक रैपर है। अब साल 2015 की शुरुआत हो चुकी थी और एक्स म्यूजिक बनाने के अलावा दूसरे लोगों में खुशियां ढूंढ रहा था, क्योंकि वो हमेशा ही रियलिटी से डिटैच्ड रहता था। रियलिटी से डिटैच्ड रहने का सिंपली मतलब ये है कि वो फिजिकली तो वहाँ पे था पर उसका माइंड कहीं और पे ही था। यानी कि कोई इंसान तुम्हारी आंखों के आगे खड़ा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही है, और यही एक्स के साथ भी हो रहा था। और ऐसा जनरली उन लोगों के साथ होता है जिन्हें डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, जिसे लोग ओवर थिंकिंग भी कहते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग एक तो कभी शांत नहीं रहता, और इसीलिए तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्हें मेंटल पीस चाहिए। और तो और इस कंडीशन में जब इंसान रात में सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। लेकिन इसी बीच जब एक्स दूसरे लोगों में खुशियां ढूंढ रहा था तो वो एक लड़की से मिला जिसका नाम था सिंथिया। अब इस बारे में इंटरनेट पे एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये दोनों मिले कैसे थे, लेकिन ये दोनों मिले थे 2015 की शुरुआत में, और तभी से इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। और इस वक्त पे जिनेवा ने भी एक्स को पसंद करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि एक्स का अफेयर सिंथिया के साथ चल रहा है तो वो साइड हो गई, और यहाँ पे जिनेवा और एक्स ने आपस में बात करनी बंद कर दी। अब जहाँ से म्यूजिक और डेटिंग एक साथ कर रहा था, और अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसने 2015 की शुरुआत में मेंबर्स ओनली 1 प्रोजेक्ट रिलीज करा। मेंबर्स ओनली दरअसल एक ग्रुप था जिसे झांसे ने बनाया था, जिसमें प्रोड्यूसर्स और रैपर्स थे। और इस वक्त पे भी झांसे अपना स्नोबॉल माइक यूज कर रहा था, और इस वक्त पे इन लोगों को जहाँ भी मौका मिलता था ये लोग रिकॉर्डिंग कर लेते थे, जैसे गार्डन, बेडरूम या फिर क्लोजेट। और ये जो स्नोबॉल माइक्रोफोन है ये वन ऑफ द चीपेस्ट माइक्रोफोन है, जिसे तुमने यूट्यूबर्स की वीडियोस में भी देखा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये माइक्रोफोन चीप है, बल्कि इसमें डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अगर एक्स के तुम बहुत सारे ऐसे रैप सुनोगे जिनमें वो चिल्ला रहा है, और अगर तुमने वो गाने स्पीकर्स पे चला दिए तो वो फटने लगेंगे। ये डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम जिसमें आवाज फटने लगती है। लेकिन स्की और एक्स दोनों इसे अपने फेवर में यूज करते थे और जानबूझ के स्क्रीमिंग रैप बनाते थे। और अगर तुम खुद भी नोटिस करोगे तो जो एक्स के पुराने गाने हैं वो ज्यादातर स्क्रीमिंग रैप हैं, जिनमें वो और इसकी चिल्ला चिल्ला के रैप कर रहे हैं। इस वक्त पे एक्स का रिलेशनशिप सिंथिया के साथ भी काफी अच्छा चल रहा था, और उसे क्योंकि एनिमल्स काफी पसंद थे इसलिए एक्स ने अपनी गर्दन के ऊपर एलिफेंट बनवा लिया था। इसके अलावा उसके हाथ के ऊपर WARC टैटू भी है, जिसका मतलब है विंग्स रिडन एंजल, और ये टैटू भी सिंथिया के लिए ही था। और इसके बाद एक्स ने अपना मेंबर्स ओनली वॉल्यूम 1 प्रोजेक्ट रिलीज करा। इस प्रोजेक्ट को तभी सुनना जब तुम्हें स्क्रीम और रैप पसंद हो, क्योंकि इसमें ज्यादातर गाने ऐसे हैं जिसमें स्की और एक्स दोनों चिल्ला चिल्ला के रैप कर रहे हैं, एंड वो करने के पीछे का रीजन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। ये दरअसल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे कोई भी तब सुनना पसंद करेगा जब वो फन करने के मूड में हो। इस प्रोजेक्ट के बाद भी एक्स अपनी वॉइस के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहा, और उसने कुछ और सिंगल्स भी रिलीज करे, जिसमें से एक था रायट।
ये सॉन्ग रिलीज हुआ था मिड 2015 में माइकल ब्राउन की डेथ के बाद, जिसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था। माइकल का एनकाउंटर पुलिस ने ये बोल के किया था कि वो उनसे गन छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड माइकल की टीम ने बोला कि वो हाथ ऊपर करके सरेंडर कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उसे शूट कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ब्लैक मैन था। एक्स ने राइट सॉन्ग इस इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए लिखा था, जहां पे वो रेसिस्ट पुलिस ऑफिसर्स और स्टेट गैंगस्टर्स को काइंड ऑफ डिस कर रहा है, जो लोग बेवजह क्राइम करते हैं। अगर तुम्हें थोड़े एग्रेशन के साथ ओल्ड स्कूल वाला सॉन्ग सुनना है तो तुम इस सॉन्ग को जरूर सुनना। और एक्स ने अपने पहले के मुकाबले इस सॉन्ग में काफी इंप्रूव किया था। इस टाइम पे एक्स रैपर बनने के लिए हर वो कोशिश कर रहा था जो उसे करनी चाहिए थी। I mean, भले ही उसकी पर्सनल लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन उसके बाद भी वो बैक टू बैक म्यूजिक रिलीज कर रहा था। और मेंबर्स ओनली वॉल्यूम 1 और 2 के बीच में भी काफी सारे सिंगल्स रिलीज हुए थे। अब जाहिर सी बात है, मैं एक वीडियो में उसके सारे सॉन्ग्स तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम उसकी डिस्कोग्राफी पूरी सुनना, जहाँ पे तुम्हें एज अ रैपर नजर आएगा कि वो कितना वर्सेटाइल था। क्योंकि अगर तुम वाई सिटी और न्यूज फ्लॉग जैसे सॉन्ग सुनोगे तो ये सैड सॉन्ग्स थे, और दूसरी तरफ अलोन पार्ट 1, पार्ट 2 और उसके अलावा अ बॉय लाइक यू जैसे गाने हॉरर कोर गाने थे। इनफैक्ट एक्स का जो सॉन्ग है चैप्टर 1, उसके तो कवर आर्ट पे ही बैफोमेट बना हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मिड 2015 चल रहा था और एक्स और सिंथिया के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई, और इस चीज ने ना सिर्फ एक्स की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करा बल्कि उसके लिरिक्स को भी इफेक्ट करा। और इस सब की शुरुआत हुई लूनेसी नाम के एक सॉन्ग से। इसके बाद जैसे जैसे 2015 का एंड आया तो इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, और 2015 के मिड से लेके एंड तक इनके बीच में क्या हुआ था ये इन सॉन्ग से पता चलता है, जिन सॉन्ग्स के नाम है लूनेसी, विंग्स रिडन एंजल, I'm Alone, I'm Sorry Cynthia, Let's Pretend We're Numb and I Don't Wanna Do This Anymore। इन गानों को देखते हुए लोग ये चीज मानते हैं कि इन दोनों के बीच में तभी से चीजें बिगड़ने लगी थी। जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि एक्स सिंथिया की बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा था, और जब सिंथिया को इस बारे में पता चला तो उसने ब्रेकअप कर लिया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि एक्स सिंथिया को फिजिकली टॉर्चर करता था, जिस वजह से उसने परेशान होकर उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन एग्जैक्टली इनका ब्रेकअप क्यों हुआ था ये किसी को नहीं पता। और कहा तो ये भी जाता है कि एक्स का जो सॉन्ग है लेट्स प्रिटेंड वी आर नम, जब वो उसे रिकॉर्ड कर रहा था तो वो रोने लग गया था। I mean, वो अपने ब्रेकअप से इतना ज्यादा अपसेट था। और अगर तुम I Don't Wanna Do This Anymore सुनोगे तो वो भी काफी सैड सॉन्ग है। I mean, ये दोनों ही गाने डेफिनेशन है सैड सॉन्ग्स की। और अगस्त 2015 में तो चीजें इतनी बिगड़ गई थी कि एक्स ने खुदकुशी भी कर ली थी, लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया था। और ये बात मैं खुद से बना के नहीं कह रहा कि एक्स खुदकुशी कर रहा था, बल्कि इसका प्रूफ ये भी है कि बहुत सारे देशों में खुदकुशी करना एक क्राइम है, इंक्लूडिंग इंडिया। और जब ऑफिशियल्स को इस बारे में पता चला कि एक्स खुदकुशी कर रहा था तो उसके ऊपर $86 का फाइन भी लगा था। Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the night time. लेकिन इसके बाद एक्स का एक अंडरग्राउंड शो हुआ जहाँ पे जिनेवा की फ्रेंड उसको लेके आई। अब क्योंकि एक्स और जिनेवा एक दूसरे को पहले से जानते थे और जिनेवा उसे पसंद भी करती थी, इसलिए इसी दिन से ये लोग रिलेशनशिप में भी आ गए। और जिस जगह पे ये लोग मिले थे उस जगह का नाम था मेकआउट हिल। और मेकआउट हिल आज की डेट में कितना आइकॉनिक टाइटल है ये मुझे बताने की जरूरत वैसे ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के नाम मेकआउट हिल कर दिए थे, और जो तुम उसके इंस्टाग्राम पे मेकआउट हिल देखते हो वो यहीं से आया था। इस वक्त पे जब ये दोनों रिलेशनशिप में आए थे तो एक्स अंडरग्राउंड में इतना फेमस था कि लोग जिनेवा को भी उसके नाम से जानते थे। I mean, लोग उसको एक्स बोलते नहीं थे, बल्कि लोग उसको इसलिए जानते थे क्योंकि वो XXX टेंटासियोन की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन ये तो रिलेशनशिप की शुरुआत थी, जिनेवा को पता भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये दोनों रिलेशनशिप में ये सोच के आए थे कि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और उस वक्त पे इन दोनों के स्ट्रगल्स भी सेम थे, तो इन्हें लगा कि अगर ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो चीजें बदलने लगेंगी। और चीजें बदली भी, लेकिन उस वे में नहीं बदली जिस वे में इन लोगों ने सोचा था। चीजें कैसी बदली ये तुम्हें अभी पता चलेगा। अब शुरुआत में तो इनका रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन चीजें जब बिगड़ने लगी जब एक्स जिनेवा को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो गया, जो कि किसी भी डिप्रेस्ड पर्सन के लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ज्यादातर मेंटली अनस्टेबल लोग अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जो उनकी उस पेन से बाहर आने में हेल्प कर सके। और इतने एफर्ट के बाद जब वो पर्सन मिलता है तो कोई भी ऐसे पर्सन को छोड़ना नहीं चाहेगा। यही वो रीजन था जिस वजह से एक्स जिनेवा को लेके इतना प्रोटेक्टिव था। इस वक्त पे जिनेवा जॉब करती थी एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे उसको 1 घंटे के $10 मिलते थे, और जहाँ पे वो हॉस्पिटल मौजूद था उस जगह का नाम है लॉडरडेल। लेकिन क्योंकि जिनेवा होमलेस थी इसलिए एक्स ने उसे अपने साथ मियामी में मूव करवा लिया, और इसके बाद ये दोनों साथ में रहने लगे। अब जैसे इन दोनों ने साथ में रहना शुरू करा तो पहले तो जहाँ से ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने जिनेवा को परेशान करना शुरू कर दिया, वो भी अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम एक्स ही वो पहला पर्सन था जो जिनेवा को समझता था। इसके अलावा जितने भी लोग उसकी जिंदगी में आए थे उन्होंने उसे समझा नहीं, जिस वजह से वो भी एक्स को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन जिनेवा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो एक ऐसे पर्सन को डेट कर रही थी जिसे डिप्रेशन तो है लेकिन वो पर्सन बदलना ही नहीं चाहता। और इसी वक्त पे एक्स ने अपनी मॉम और इसकी दोनों को बताया कि उसको दिमाग में आवाजें सुनाई देती हैं, जहाँ पे सेटन खुद आके उसे बताता है कि वो कितने टाइम तक जिंदा रहेगा। पहले तो इसकी को ये सारी बातें सुन के बकवास लगी और उसने इसे इग्नोर कर दिया। और रही बात क्लियो की, तो उस वक्त पे भी वो एक्स के ऊपर उतनी अटेंशन नहीं दे रही थी। इसके साथ ही साथ एक्स ने ये भी बोला कि अब वो बहुत जल्दी मरने वाला है, और अगर वो बाई चांस मर भी गया तो वो ये डिजर्व करता होगा, क्योंकि वो स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव करता है। ये खुद एक्स ने कहा था।
अब इस वक्त पे एक्स और जिनीवा एक साथ रह रहे थे, इसलिए एक ऐसा दिन आया जब ये लोग घर में टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पे जिनीवा ने एक्स के एक फ्रेंड की ज्वेलरी की तारीफ कर दी। लेकिन एक्स इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि सबसे पहले तो उसने जिनीवा को एक थप्पड़ मारा। इसके बाद उसने जिनीवा के ऊपर एक आईफोन फेंक के मारा और उसके बाद वो उसके सामने 2 चम्मच लेके आया, जिसमें एक चम्मच तो नॉर्मल था जिससे हम खाना खाते हैं और दूसरा चम्मच वो था जिससे हम मैगी वगैरह खाते हैं। जिसके बाद उसने जिनेवा के सामने ऑप्शन रखा कि वो किस चम्मच से हर्ट होना चाहती है। अब जिनेवा भी डरी हुई थी, इसलिए उसने नॉर्मल चम्मच को चूज करा। जिसके बाद एक्स ने वो चम्मच लिया और वो उसको उसकी थाई पे स्लाइड करने लगा, और वो उस चम्मच को कहाँ डालने वाला था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद फिर दोबारा टाइम बीतने लगा और फिर एक दिन आया जहाँ पे जिनेवा और एक्स दोनों कार में कहीं जा रहे थे। अब वहाँ पे हुआ क्या कि कार के अंदर गाना चल रहा था और जिनेवा उस गाने को साथ ही साथ गा रही थी, और उस गाने में एक्स के साथ साथ एक और आर्टिस्ट फीचर था। पर जिनेवा से गलती ये हो गई कि उसने वो पार्ट तो गाया जो एक्स ने गाया था, लेकिन साथ ही साथ उसने वो पार्ट भी गा दिया जो फीचर आर्टिस्ट ने गाया था। लेकिन जब एक्स ने ये चीज देखी तो वो इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाया और उसने सीधा कार घर की तरफ घुमाई। जिसके बाद वो जिनेवा को घर लेके गया और वहां जाते के साथ ही उसने उसे मारना शुरू कर दिया, और वो जिनेवा के ऊपर इतना हावी हो गया था कि जिनेवा उसे घर में छोड़ के बाहर भाग गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनेवा घर से बाहर चली गई थी तो वो घर में ही था, बल्कि वो भी जिनेवा का पीछा करने लगा, और थोड़ी दूर जाने के बाद उसने जिनेवा को पकड़ लिया, और वहां पे उसे पकड़ने के बाद जिनेवा को उसने रोड पे लेटाया और उसका फेस जमीन पे मारने लगा। और इतना कुछ होने के बाद भी ये दोनों रिलेशनशिप में ही थे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्स ही पहला वो पर्सन था जो जिनेवा को समझता था, और दूसरी बात वो होमलेस भी थी, इसलिए वो एक्स के साथ ही रह रही थी। लेकिन इसके बाद भी चीजें यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद फिर एक दिन आया जहाँ पे एक्स, जिनेवा और खेड मिल्टन नाम का एक प्रोड्यूसर कार के अंदर थे, और वहीं पे कार के अंदर खेड ने एक जोक क्रैक किया, जिसे सुन के जिनेवा ने उस पर हंस दिया। लेकिन जैसे ही एक्स ने देखा कि जिनेवा हंस रही है तो वो इस बात से फिर नाराज हो गया। जिसके बाद वो जिनेवा को अपने साथ प्राइवेट बाथरूम में लेके गया, और इस बार उसने जिनेवा को सिर्फ मारा नहीं बल्कि उसका मुंह पकड़ के बाथटब में भी डाल दिया ताकि जिनेवा जान से मर जाए। और इसके साथ साथ वो एक इलेक्ट्रिक मशीन लेके आया जिसको वो बाथटब में डालने वाला था, और वो जिनेवा से कह रहा था कि जब मैं इसे बाथटब में डालूंगा तो तुम्हें बाथटब में जाना है, ताकि अगर जिनेवा मार खा के ना मरे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मर जाए। इनफैक्ट जो लोग रूम के बाहर खड़े थे वो भी एक्स का इतना वायलेंट बिहेवियर देख के काफी डर गए थे, जिस वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे पुलिस बुलाएंगे। लेकिन तब खेड, जिसने जोक क्रैक किया था, उसने उन लोगों को रोक दिया ताकि एक्स को जेल ना हो जाए। लेकिन इसके बाद भी जिनेवा अंदर से चिल्ला रही थी और बाहर से लोग गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्स ने उन्हें गेट ही नहीं खोलने दिया। और आधी रात में जब जिनेवा उस रूम से बाहर आई तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर चोट के निशान थे, मतलब उसके फेस को छोड़ के एक्स ने उसको हर जगह पे मारा था। और जिनेवा इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, और ये सब हुआ सिर्फ एक्स की इनसिक्योरिटीज की वजह से। मे बी ये एक नया रिलेशनशिप था, इसलिए एक्स समझ नहीं पा रहा था कि उसको जिनेवा को कैसे ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी एक्स यहीं पे नहीं रुका। इसके बाद आया नवंबर 2015, जहाँ पे एक्स ने प्लान बनाया एक रॉबरी का, और सिर्फ उसने प्लान नहीं बनाया बल्कि उसने ऐसा किया भी। उसने अपने 3 दोस्तों को लिया और वो थॉमस नाम के एक बंदे के घर पे गया, और थॉमस के घर पे जाने के बाद उसने थॉमस के ऊपर गन पॉइंट कर दी, और गन के जो पीछे का हिस्सा होता है उससे उसने थॉमस के सर पे 3 बार अटैक करा, जिसे असल में बोलते हैं पिस्टल वुपिंग। और थॉमस को मारने के बाद वो वहां से एक आईफोन, एक आईपैड, प्ले स्टेशन और $20 लेके भाग गया। लेकिन उस वक्त पे एक्स की किस्मत अच्छी थी जो वो इस केस में नहीं फंसा और ना ही उसको जेल जाना पड़ा। जिसके बाद 2015 खत्म हुआ और 30 दिसंबर 2015 को एक्स ने लुक एट में रिलीज करा, और ये गाना रिकॉर्ड हुआ था आईफोन पे। इसके बाद जब 2016 शुरू हुआ तो स्की ने एक्स को ब्रूनो नाम के एक बंदे से मिलवाया, जो कि एक तरह का स्टार था, और वो किस तरह का स्टार था ये तुम समझ रहे होगे। लेकिन इसके साथ साथ ब्रूनो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को मैनेज भी करता था। जिसके बाद उसने स्की और एक्स दोनों को मैनेज करना शुरू कर दिया, और इसके बाद एक्स ब्रूनो के अपार्टमेंट में मूव हो गया, जहाँ पे 24 घंटे प्रोस्टिट्यूट लड़कियां रहती थी। इनफैक्ट एक वीडियो में तो एक्स कैमरे से बात कर रहा है और पीछे एक बंदा बीजे ले रहा है, और अगर तुम दूसरी क्लिप देखोगे तो उसमें इसकी फ्री स्टाइल कर रहा है और पीछे 2 लोग इंटीमेट हो रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा पे। आई मीन सीरियसली ब्रो, 2 लोग पीछे इंटीमेट हो रहे हैं और इसकी वहाँ पे फ्री स्टाइल कर रहा था। अब इस वक्त पे हुआ क्या कि एक दिन ब्रूनो को एक बंदे से $500 लेने थे, लेकिन वो बंदा पैसे वापस दे ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से ब्रूनो ने बोला कि अगर तूने पैसे वापस नहीं दिए तो हम तुझे मारते हुए तेरी वीडियो बना के अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो बंदा पैसे देने की जगह पिटने के लिए भी तैयार था। जिसके बाद एक्स ने ये मौका गवाया नहीं, बल्कि वो इंस्टाग्राम पे लाइव गया और एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा था। इस वक्त पे वो बंदा जिसने $500 लिए थे वो अपने बाथरूम में था और एक्स अपने इंस्टाग्राम पे लाइव था। जिसके बाद एक्स सीधा उसके घर पे गया और इंस्टाग्राम लाइव पे ही उसने उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन जिंदगी में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी एक्स कंटिन्यू म्यूजिक रिलीज कर रहा था, और इस बीच में उसके काफी सारे सिंगल्स रिलीज हुए थे। और 18 मार्च 2016 को तो उसने एक साथ 2 प्रोजेक्ट रिलीज करे थे, जिनके नाम है किड्स और इट वाज़न्ट इनफ। और इसी के सीधा 1 महीने बाद 18 अप्रैल 2016 को जब स्की का बर्थडे था तो उसी दिन नो जंपर इंटरव्यू भी शूट हुआ था, जिस इंटरव्यू के अंदर तुमने देखा होगा कि एक्स स्की को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है। और फिर 18 अप्रैल को रिलीज हुई विली वोंका वाज अ चाइल्ड मर्डरर। लेकिन इन गानों से लोगों के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, इसलिए 1 महीने बाद स्की और एक्स
दोनों ने टेक अ स्टेप बैक रिलीज करा, जो कि मई 2016 में रिलीज हुआ था। एंड अगेन ये गाना भी आईफोन पे रिकॉर्ड हुआ था। पहले इस गाने का नाम होने वाला था फक्ड अप, लेकिन इस वर्ड को काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इस वजह से इस गाने का नाम रख दिया टेक अ स्टेप बैक, ताकि सुनने वाले को थोड़ा वेट नजर आए। अब ये गाना भी किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि रूम के अंदर रिकॉर्ड हुआ था और वहाँ पे दुनिया भर की डिस्टॉर्शन थी, लेकिन इसके बाद भी ये गाना अंडरग्राउंड में काफी हिट हुआ था। और ये गाना इस हद तक ब्लो अप हो गया था कि एक्स और इसकी जहाँ पे भी इसको परफॉर्म करते थे वहाँ पे मोशपिट क्रिएट हो जाता था।